हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड बिहार स्पेशल में पीवाईक्यूज थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट जूट प्रोडक्शन इन बिहार, ठीक है। तो बिहार के किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जूट जो है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कि जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, ठीक है। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं और इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जूट से रिलेटेड, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है कि गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे वो जूट से रिलेटेड है, ठीक। और नेशनल जूट बोर्ड जो है, नेशनल जूट बोर्ड, वो 2008 में सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाईएस्ट जूट प्रोडक्शन जो है वो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये आप बिहार का रफली मैप देखें, ठीक है, तो यहां पर है आपका किशनगंज, उसके बाद फिर है पूर्णिया, उसके बाद फिर है कटिहार, ठीक है। तो पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बिहार में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक, याद रखेंगे। तो पूर्णिया सबसे ज्यादा, पूर्णिया के बाद आता है फिर सेकेंड नंबर पे कटिहार, ठीक है, जो कि पूर्णिया के जस्ट नीचे है। और उसके बाद फिर आता है किशनगंज, ठीक है, किशनगंज आता है। और किशनगंज के बाद मधेपुरा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट सब आसपास ही हैं वेस्ट बंगाल के पास में, ठीक है। जैसे ये है आपका किशनगंज, उसके बाद फिर पूर्णिया हुआ, उसके बाद फिर कटिहार हुआ, और यहां पर आपका मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। तो ऐसे आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप यहां पर करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन जो है बिहार में वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। और अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें, ठीक है, कि इंडिया लेवल सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन किस पर्टिकुलर स्टेट में होता है, तो भारत का 81% लगभग जूट जो है वो आता है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में टोटल 10.2% इंडिया का जो है जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दूसरे नंबर, पहले नंबर पे था वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे है बिहार, और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें, ठीक है, तो असम आ जाता है। कितने परसेंट के साथ? लगभग 6% जो जूट का प्रोडक्शन है इंडिया में वो बिहार में होता है, असम में होता है, ठीक। तो यहां से आपने देखा कि जूट प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे आता है बिहार, और थर्ड नंबर पे असम आता है 6% के साथ में, ठीक। इसके अलावा आप एक दो चीजें और याद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने मैंडेट किया है कि जितने भी फूड ग्रेन्स के पैकेजेस हैं, मतलब जो बोरियां हैं, ठीक है, वो आपकी जूट की होनी चाहिए, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये 100% आपके इसमें पैक होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फूड ग्रेन्स का एक हिसाब से सप्लाई होता है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, तो उनका जो एक हिसाब से भरने के लिए उसको उसको कैरी करने के लिए जो चीज यूज किया जाएगा वो जूट के बैग्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। आप ये चीज याद रखेंगे। साथ में जो भी शुगर के बैग्स होते हैं, ठीक है, शुगर की बोरियां जो होती हैं, ठीक है, वो आप एटलीस्ट 20% शुगर बैग्स, ठीक है, अगर आप शुगर को सप्लाई कर रहे हैं तो 20% शुगर जो है आपको वो जूट बैग में पैक करके सप्लाई करना होगा फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक। तो आप ये यहां से याद रखेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक काम करते हैं, एक और एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। कुछ चीजें और हैं जो आपको इसमें जूट वाले केस में आपको याद रखना है, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि रिपीटेडली वो बाकी स्टेट पीसेस में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो जूट है इसका सो करने का टाइम, सोन करने का टाइम मतलब होता है कि पर्टिकुलर, मतलब जैसे क्रॉप होती है तो क्रॉप को बोया जाता है खेत में, ठीक है, तो वो सोन पीरियड होता है। तो सोन पीरियड जो है ये जूट का वो होता है फरवरी में,
ठीक है, तो फरवरी में इसको फसल को लगाया जाता है, ठीक है। उसी तरह हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर में, ठीक। तो अक्टूबर में इस फसल को काटा जाता है और उसके बाद फिर फाइनल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बोरियां हुई या फिर और भी कोई चीज हुए, कपड़े हुए, वो सारी चीजें जो भी जूट से, अगर जूट किसी चीज में यूज किया जाता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में, उसके बाद फिर उसको यूज किया जाता है, ठीक है। 1947 में 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जब देश बने, ठीक है, तो इंडिया का 75% जूट प्रोडक्शन एरिया जो था, ठीक है, जूट प्रोडक्शन एरिया जो था वो चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1970s में जो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, वो एक हिसाब से पाकिस्तान से अलग करके उसको बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है। तो आज की टाइम में जो इंडिया का 75% जूट प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है, वो कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में है। और एक हिसाब से और एक चीज देखेंगे कि बट होता है कि बांग्लादेश के पास ओवरऑल 75% गया था जूट प्रोडक्शन एरिया, लेकिन बांग्लादेश में जूट प्रोडक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। इस वजह से आज क्या हुआ है कि अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, ठीक है, तो वर्ल्ड में इंडिया जो है इसका पहला रैंक आता है, ठीक है, और वर्ल्ड का 56% जो जूट है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। और जो बांग्लादेश है उसके पास जूट प्रोडक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें उसने क्या किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं किया इस चीज से, जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इसके बेनिफिट्स वो लोग नहीं समझे। इस वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश 2 सेकंड नंबर पे आता है, बट बांग्लादेश में टोटल ग्लोबल का केवल 25% प्रोडक्शन होता है जूट का बांग्लादेश में, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़े तो लगभग 80-81% हो जाता है, ठीक है। तो दुनिया का जूट प्रोडक्शन लगभग 80% जो है इंडिया और बांग्लादेश में ही होता है, ठीक है। 56% ग्लोबल का इंडिया में होता है, 25% बांग्लादेश में होता है, बाकी का जो 20% है, ठीक है, वो बाकी सारी कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो जूट के मामले में इंडिया और बांग्लादेश जो है ये एक हिसाब से डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, जूट पर्टिकुलरली टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान ऑफ बिहार गवर्नमेंट शैल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग, ठीक है, इन, तो किस एक हिसाब से किस रीजन में जो बिहार है वहां पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है एक हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि वो उससे बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या है कि अगर ये आप बिहार का रफ मैप इमेजिन करें, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि बिहार में बीच से यहाँ पे गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। क्या होता है कि इस गंगा रिवर के आसपास जो भी 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उन 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रही है, ठीक है, और वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर की जो भी 12 या फिर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वैसे गंगा के, जो गंगा जहां से गंगा फ्लो होती है, बट जो ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर था ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में था। तो यहाँ पे आप 13 डिस्ट्रिक्ट को याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये ऑलरेडी 2023 में एंड हो चुकी है, ठीक है। बट आपको याद रखना है उन 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम जहां से गंगा रिवर जो है फ्लो होती है, ठीक है। अगर आप शुरुआत से शुरू करें तो बक्सर से जो है वो एंटर करती है, उसके बाद फिर जाती है भोजपुर, फिर सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर से जो है एग्जिट कर जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे बक्सर और भागलपुर जो गंगा रिवर है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट है बिहार में, ठीक है। यहां से आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो गंगा रिवर है उसके जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर ये कहें कि गंगा रिवर जिन 12 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है वहां पर गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक कॉरिडोर का प्लान बनाया था, ठीक। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन बिहार द सेकेंड क्रॉप आफ्टर राइस इज, ठीक है। तो राइस के बाद कौन सी क्रॉप है जो बिहार में सेकेंड नंबर पे आती है प्रोडक्शन में, ठीक।
तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे तो राइस है, सेकंड नंबर पे वीट आती है। ठीक, वीट जो है आपको याद रखना है ये एक रबी क्रॉप है। ठीक है, रबी क्रॉप है, ये थोड़ा सा इशू करता है, रबी क्रॉप है ना। और जो राइस है आपका बिहार में, जो राइस है, राइस ये जो है ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें कि फर्स्ट नंबर पे राइस है, सेकंड नंबर पे वीट है, थर्ड नंबर पे कौन सी क्रॉप आती है? ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आती है मेज। ठीक है, तो बिहार में प्रोडक्शन के मामले में जो मेज है वो थर्ड रैंक पे आती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन रिपीटेडली अभी रिसेंट टाइम में पूछा जा रहा है, वो है कि बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 145% है। अब इस 145% का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस 145% का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए ये ए लैंड है, ठीक है, और इसी बराबर दूसरा लैंड ये भी ए है, ये इंडिया का लैंड है, इंडिया मतलब अदर देन बिहार, ठीक है, या फिर ओवरऑल आप इंडिया को ले लें। उसके बाद फिर ये जो दूसरा ए लैंड है, ठीक है, ये बिहार का है, और दोनों जगह सेम सर्कमस्टेंसेस में हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, बीट रबी क्रॉप या फिर खरीफ क्रॉप या फिर राइस वीट, आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर भी राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आप कंडीशन सेम रखिए कि एरिया सेम है, ठीक है, क्लाइमेट सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो राइस होता है वो 1 kg होता है। ठीक है, बट जो बिहार है, बिहार में 1.45 kg होता है। ठीक है, तो ये मतलब है कि ओवरऑल अगर हम इंडिया लेवल पे देखें तो एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रोडक्शन जो है अगर x हो रहा है, ठीक है, तो बिहार में उसका एक हिसाब से 0.5% जो 4.5% जो है ज्यादा होगा। ठीक, तो आप बिहार का क्रॉपिंग इंटेंसिटी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है। उसके अलावा आपको याद रखने चाहिए कि बिहार की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका नाम है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जो है एक प्लेस पड़ता है साबौर, ठीक है, और ये है भागलपुर। ठीक, तो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो साबौर में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहां से आप ये याद रखेंगे। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि वीट जो है वो बिहार में सेकंड नंबर पे आता है राइस के बाद, और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेज आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ बिहार आर। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि बिहार जो है वहां पर पहली जो क्रॉप है जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो है राइस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है वीट, और तीसरे नंबर पे आता है मेज। ठीक है, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइस वीट एंड मेज। ठीक है, तो आप इसका ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा गया है कि मेज जो है, ठीक है, मेज सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर आता है अररिया। ठीक है, अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में बिहार में सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन होता है। आप करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि राइस वीट और मेज, ये तीन क्रॉप्स जो हैं बिहार की प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में किस पर्टिकुलर टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग, तीसरा है एक्सपोर्ट इंटेंसिव, चौथा है सेल्फ रिलायंट। ठीक है, पहले तो आपको इन सारे जो भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब होता है जहां भी हम कॉमर्शियल मतलब जहां भी हम फार्मिंग कर रहे होते हैं वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, चीजों को सेल किया जाएगा। ठीक है, कहां,
मार्केट में। ठीक है, तो जब भी कहीं पर भी किसी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, आपने वहां पर मान लीजिए राइस को ग्रो किया, ठीक है, आपके यहाँ राइस जो हुआ वो 10 kg हुआ, ठीक है, लेकिन आपके यूज का केवल एक साल में आप 1 यूनिट या फिर 1 kg जो है राइस यूज करते हैं, बचे जो भी 9 kg राइस है वो आप मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉमर्शियल फार्मिंग हुआ। ठीक है, क्या है कि हम लोग अपने कंजम्पशन के साथ साथ मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉमर्शियल फार्मिंग हुआ। उसके अलावा क्या होता है कि दूसरा है कि सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है कि सफिशिएंट प्रोडक्शन करना खुद के लिए, ठीक है, और आपको क्या करना है कि अदर कहीं जगह से इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो बिहार में अगर सेल्फ रिलायंट फार्मिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि बिहार में जितना भी प्रोडक्शन होता है फूड का, क्रॉप का, या फिर जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी हैं, ठीक है, उसमें बिहार की चीजें जो हैं बिहार में ही यूज हो जाती हैं। ठीक है, हमको बाहर किसी स्टेट से, बाहर किसी कंट्री से कोई भी चीज जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है, लानी नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद थर्ड हम लोग बात करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग का। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप एक तो अपने खेतों में क्रॉप लगाएं, ठीक है, कोई भी खेती करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती है उसमें से आप कुछ भी अपने एक खेत में कुछ भी चीजें लगा रहे हैं, साथ में घर पर आप कुछ एनिमल्स रखते हैं। ठीक है, बीट बफलो, बीट काउ, गोट, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी आप अपने साथ एनिमल रख रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कहते हैं यहां पर ऑलमोस्ट नो सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सरप्लस हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मतलब जितना कॉमर्शियल जो है एग्रीकल्चर उसमें जितना सरप्लस होता था उतना यहाँ पर सरप्लस नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक, उसके बाद फिर एक और टर्म आता है, वो आता है कि एक्सपोर्ट इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंटेंसिव क्या होता है कि हम उस लेवल पर जाकर हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं कि हम उनको फॉरेन में एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है, फॉरेन में जैसे इंडिया से अगर हम कुछ राइस है उसको हम भेज रहे हैं पाकिस्तान, गरीब कंट्री को, या फिर यूएसए, ठीक है, या फिर बांग्लादेश, किसी भी कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो यहां पर जो आपको याद रखना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आंसर दिया था वो दिया था सेल्फ रिलायंट। ठीक है, बट बहुत बार होता है कि कमीशन गलत आंसर्स दे देता है, यहां पर सेल्फ रिलायंट ना होकर, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन होगा आपका सबसिस्टेंस। हाँ, बिहार में लोग क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल फार्मिंग भी करते हैं, एनिमल्स को भी रखते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट इंटेंसिव भी है। ठीक है, जैसे मखाना वगैरह हुआ, ठीक है, जूट वगैरह हुआ, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर दो जो हमारा कमीशन है उसने आंसर जो ऑप्शन 4 है उसको सही माना था, बट आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 1 2 और 3, मतलब सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग और एक्सपोर्ट इंटेंसिव फार्मिंग, ये तीनों तरीके की फार्मिंग जो है वो बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं जो बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये इस पर्टिकुलर लेक्चर को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, ठीक है, लेक्चर को डिजाइन करने में, ठीक है, लेक्चर को रिकॉर्ड करने में काफी सारे इसमें मेहनत लगती है, पहले हर एक चीज को देखना पड़ता है, ठीक है, वेरीफाई करना पड़ता है हर एक डिटेल को, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।